बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम CS 506 का लेक्चर नंबर 10 जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे, जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा लेंथ भी हो सकता है, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाले तमाम लेक्चर्स इसी एक लेक्चर पर बेस कर रहे हैं। अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आज अच्छे से ना सीखा और इसका प्रैक्टिकल अच्छे से कवर ना किया तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। GUI के बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते होंगे तो एडवांस कंसेप्ट की भी समझ नहीं आएगी। सो काइंडली रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को वॉच कंप्लीट कीजिएगा। और अगर प्रीवियस लेक्चर्स इससे पहले वाले लेक्चर 9 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करके अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोस्तों क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोस्तों वो होता है जिसमें आपको कोई ना कोई काम करने के लिए जो है वो बटन्स दिए जाते हैं, यानी आपको एक खूबसूरत सा पैनल डिफाइन किया जाता है जहाँ पे हर चीज़ एक वेल डिफाइंड तरीके के अंदर बॉक्सेस के अंदर लिखी होती है, टेबल्स के अंदर लिखी होती है। यानी हर काम करने के लिए हमें एक प्रॉपर जो है एक सेटअप दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें MS वर्ड के अंदर आपको देखें ये रिव्यू पे जाने के लिए आपको बटन है, मेलिंग पे जाने के लिए बटन है, रेफरेंस पे जाने के लिए बटन है, यानी डिफरेंट ये ऑप्शन है। अगर आपने कोई फाउंट साइज इंक्रीज करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और जो नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है? जैसे ये आपको टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखें जहाँ पे आप खुद सब कुछ टाइप करते हो, यानी टाइप करके आप सब कुछ जब बताते हो उसको हम कहते हैं नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो होता है जहाँ पे हमें टाइप चीज़ें नहीं करनी पड़ती, जस्ट हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हम किसी फील्ड के अंदर टाइप करते हैं, ठीक है। चलें जी, अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इंटरफेस टू अ प्रोग्राम। कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो एक विजुअल इंटरफेस होता है प्रोग्राम के अंदर। GUI आर बिल्ट फ्रॉम GUI कंपोनेंट्स, बटन्स, मेन्यूज, लेबल्स ETC वगैरह वगैरह। कहता है ये जो आपका GUI है ना, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसको हमने किस फॉर्म में बिल्ट किया हुआ है? कहता है इसको हमने GUI कंपोनेंट्स की फॉर्म में बिल्ट किया हुआ है। जैसे कहता है डिफरेंट बटन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आपके मेन्यूज़, यानी आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक मेन्यू, ये देखिए एक मेन्यू आ रहा है, इसे हम कहते हैं मेन्यूज़। इसके बाद लेबल्स समझते हैं ना, वो कोई चीज़ के ऊपर लेबल लगा होता है कि ये चीज़ इस काम के लिए यूज़ करनी है आपने, ठीक है। तो GUI कंपोनेंट्स इज एन ऑब्जेक्ट विद विच द यूजर इंटरेक्ट्स विया द माउस और कीबोर्ड। कहता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक कंपोनेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, जिनके अंदर यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है किसके जरिए? अपने माउस के जरिए या फिर अपने कीबोर्ड के जरिए। नेक्स्ट कहता है सपोर्ट फॉर GUI इन जावा। कहता है हम जावा के अंदर GUI को कैसे सपोर्ट करते हैं दोस्तों? इसके लिए कहता है हमें 2 पैकेजेस की जरूरत पड़ती है। हम जब भी हमने जावा के अंदर GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम java.awt पैकेज इंपोर्ट करते हैं और उसी के साथ साथ javax.swing जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट GUI क्लासेस वर्सेस नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस। अब GUI क्लासेस कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया कि हमारे जितने भी ये पैकेजेस है ना, AWT पैकेज या स्विंग पैकेजेस, इनके अंदर हमने इनको 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है जी? GUI क्लासेस। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस, ठीक है। अब GUI क्लासेस दोस्तों कौन सी होती हैं? द GUI क्लासेस एज द नेम इंडिकेट्स आर विजिबल एंड यूजर कैन इंटरेक्ट विद देम। यानी GUI क्लासेस दोस्तों वो होती हैं जो जिनके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, जैसे ये बटन्स, जैसे ये लेआउट्स, जैसे ये ड्रॉप डाउन्स, ये क्या है? ये GUI क्लासेस हैं। यानी ऐसी क्लासेस जो हमें ये GUI बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, उन क्लासेस को हम GUI क्लासेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कह एग्जाम्पल ऑफ दीज आर J बटन्स, यानी बटन्स हो गए आपके, फ्रेम्स हो गए आपके, J रेडियो बटन्स हो गए, ETC वगैरह वगैरह। नेक्स्ट द नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस प्रोवाइड सर्विसेज एंड परफॉर्म नेसेसरी फंक्शंस फॉर GUI क्लासेस। यानी दोस्तों नॉन GUI क्लासेस क्या होती हैं? जो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स यानी GUI कंपोनेंट्स तो नहीं बनाती, लेकिन इन कंपोनेंट्स पर क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म हो, वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वाली सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती हैं? नॉन GUI सर्विसेज परफॉर्म करती हैं। जैसे मान लें मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो इस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा? मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो ये बटन किसने बनाया? ये बटन बनाया GUI क्लासेस ने। जबकि इसके ऊपर क्लिक करने पर जो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, वो फंक्शनैलिटी कौन परफॉर्म करता है? बैकएंड पे नॉन GUI क्लासेस परफॉर्म करती हैं। समझ आ गई? तो यानी नॉन GUI क्लासेस जो है वो सपोर्ट करती हैं किसको? GUI क्लासेस को। किस काम के लिए?
परफॉर्मेंस करने के लिए, कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। समझ आ गई? चैलेंज बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या जी। नेक्स्ट कहता है java.awt पैकेज। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, हमें दो पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं, पहला java.awt, दूसरा javax.swing। अब java.awt कौन सा पैकेज है दोस्तों? ये ओल्ड पैकेज है, यानी जो पहले यूज होता था। अब इसके बारे में वो कह रहा है जी AWT स्टैंड्स फॉर अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, यानी ये एक अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट पैकेज है। कंटेन्स ओरिजिनल GUI, यानी जिसके अंदर हमारे जितने भी पहले वक्त के अंदर जब GUI नई यानी जावा नई आई थी, उसके अंदर जो ओरिजिनल GUI कंपोनेंट्स थे ना, वो सारे के सारे java.awt में पाए जाते थे। डेट कम विद द फर्स्ट रिलीज ऑफ JDK, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो फर्स्ट JDK की रिलीज आई थी ना, जब फर्स्ट टाइम JDK रिलीज किया गया था, उस वक्त जो हमारे पास GUI की जितने भी ओरिजिनल कंपोनेंट्स आए थे ना, वो सारे के सारे किसका हिस्सा थे? java.awt पैकेज का हिस्सा थे। कहता दीज कंपोनेंट्स आर टाइड डायरेक्टली टू द लोकल प्लेटफॉर्म। कहता ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? आपके लोकल कंपोनेंट्स, लोकल प्लेटफॉर्म्स के साथ। लोकल प्लेटफॉर्म मींस ये जितने भी आपके लोकल प्लेटफॉर्म है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैक, etc वगैरह वगैरह। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपैटिबिलिटीज़, यानी इन तमाम लोकल प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कंपैटिबिलिटी है ना, इसको मेंटेन कौन करता था पहले वक्त में? यानी फर्स्ट रिलीज के अंदर java.awt। उसके बाद देन वो क्या कह रहा है? AWT कंपोनेंट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड हैवी वेट कंपोनेंट्स, यानी ये जो AWT कंपोनेंट्स थे ना, इनको हम एक और नाम देते हैं, कौन सा? हैवी वेट कंपोनेंट्स। ये हैवी वेट्स कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये आपको MCQs के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि AWT को हम अदर देन ऑफ्टन कॉल्ड क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको आप बता सकेंगे कि हैवी वेट कंपोनेंट्स यानी HWC, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है javax.swing। ये क्या चीज़ है? दीज आर द न्यूएस्ट GUI कंपोनेंट्स। दोस्तों ये एक नए कंपोनेंट्स हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो नए कंपोनेंट्स अभी भी आपके न्यू रिलीज हुए हैं ना, वो सारे के सारे किस लाइब्रेरी के हिस्से हैं? javax.swing का। स्विंग कंपोनेंट्स आर रिटन, मैनिपुलेटेड एंड डिस्प्लेड कम्प्लीटली इन जावा। कहता है ये जितने भी स्विंग के कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे कम्प्लीटली जो है वो रिटर्न किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं किसके अंदर? जावा के अंदर। Therefore also called pure Java components। अब इनका भी एक और नाम मिल गया। तो जैसे कि AWT का दूसरा नाम क्या है? हैवी वेट कंपोनेंट्स। ऐसे javax.swing कंपोनेंट्स का दूसरा नाम क्या है? प्योर जावा कंपोनेंट्स। ठीक है जी, चलें बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कहता पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। कहता फ्रेमवर्क का पार्ट कौन होता है? उसको उसने ग्राफिकल समझाया हुआ है आपको, यानी डायग्राम के जरिए। दोस्तों सबसे पहले आपके होते हैं ऑब्जेक्ट्स। कौन सी होती हैं क्लासेस? मेन ऑब्जेक्ट्स क्लासेस होती हैं। जो आपकी ऑब्जेक्ट्स क्लासेस होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? कंपोनेंट्स क्लासेस होती हैं। ठीक है, उन कंपोनेंट्स क्लासेस के अंदर आपकी कंटेनर क्लासेस होती हैं। कंटेनर समझते हैं ना? कंटेनर क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें एक साथ कंटेन की होती हैं। जैसे आपको पता है, आप सड़क पर देखते हो, आपका एक कंटेनर बड़ा सा वो कोका कोला वालों का कंटेनर गुजरा होता है। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स को एक साथ उस कंटेनर में फिलअप किया होता है, यानी कलेक्ट किया होता है उन्होंने। ठीक है, तो कंटेनर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक होती है जावा कंपोनेंट्स, यानी जे कंपोनेंट्स मतलब जावा कंपोनेंट्स, उसके बाद विंडो। अब जावा कंपोनेंट्स में कहता है अब्स्ट्रैक्ट बटन आते हैं या जे पैनल आते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट बटन है उनमें आपके जे बटन आते हैं, जबकि जो विंडो थी दूसरी साइड पर, उसमें आपका फ्रेम आता है और फ्रेम के अंदर जे फ्रेम आता है। समझ आ गई? चैलेंज बढ़िया होगी। इसके बाद कहता है जी GUI क्रिएशन स्टेप्स। कहता है हम GUI क्रिएट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपने GUI क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको दो पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एक इंपोर्ट java.awt.static, ये स्टैटिक का मतलब है AWT की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर दो। और javax.swing.static का मतलब क्या है कि जो मेरा स्विंग पैकेज है ना, उसकी भी सारी क्लासेस जो है वो इंपोर्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये दो पैकेज जो है वो इंपोर्ट करते हो। जैसे आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कहता है सेटअप द टॉप लेवल कंटेनर्स। कहता है अब आप क्या करोगे? टॉप लेवल कंटेनर जो है वो सेटअप करोगे। कहता है कंटेनर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। कहता है कंटेनर क्या होता है? कलेक्शन होती है रिलेटेड कंपोनेंट्स की, यानी उसके जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं? कंटेनर्स के अंदर होते हैं। कहता है ये जो हमारे पास जितने भी कंटेनर क्लास है ना, ये इस कंटेनर क्लास के अंदर क्या होता है? इस कंटेनर क्लास के अंदर कहता है दो मेन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? ऐड का और सेट लेआउट का। ऐड का मेथड क्या करता है? ऐड का मेथड ये बताता है कि आपने कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है, यानी ऐड करनी कोई भी चीज़ आपने इस कंटेनर क्लास के अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड करनी हो ना, तो आप ऐड मेथड यूज़ करोगे। और अगर आपने अपने इस कंटेनर का लेआउट सेट करना हो, यानी इसका लेआउट कैसे का आपने रखना है, लेआउट सिंपल लेआउट रखना है, मॉडर्न लेआउट रखना है, तो उसके लिए हम सेट लेआउट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट
अब उसने ऐड मेथड और उसने लेआउट के बारे में बताया हुआ है, वो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। उसके बाद कहते हैं कंटेनर आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, यानी जो हमारे कंटेनर क्लास है ना उसको 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक टॉप लेवल कंटेनर और दूसरा जनरल पर्पस कंटेनर्स। अब टॉप लेवल कंटेनर्स कौन से होते हैं? कहते हैं टॉप लेवल कंटेनर्स कैन कंटेन ऐड अदर कंटेनर्स एज वेल एज बेसिक कंपोनेंट्स, बटन्स, लेबल्स एंड etc। कहता है जो टॉप लेवल्स कंटेनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने पास अदर कंटेनर्स जो है वो अपने पास कंटेन करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे बटन्स, लेबल्स। तो ये बटन्स, लेबल्स क्या हैं? ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, और इन क्लासेस को हम किस में डालते हैं? अपने टॉप लेवल कंटेनर्स में जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद कहता है जनरल पर्पस कंटेनर्स। कहता है जनरल पर्पस कंटेनर्स आर टाइपिकली यूज्ड टू कलेक्ट बेसिक कंपोनेंट्स, यानी जितने भी आपके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको कंटेन कौन करता है? जनरल पर्पस कंटेनर कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जनरल पर्पस कंटेनर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी जो आपका जनरल पर्पस कंटेनर होता है वो अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करना है तो आपको जनरल पर्पस कंटेनर के साथ साथ टॉप लेवल कंटेनर्स की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी वो कह रहा है कि जनरल पर्पस कंटेनर जो है वो ये अकेला कुछ भी नहीं है, यानी अकेला ये कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक समझ आ गई? उसके बाद कहता है जैसे फॉर एग्जांपल कहता है एग्जांपल ऑफ टॉप लेवल कंटेनर्स आर JFrame, डायलॉग एंड एप्लेट। कहते हैं जैसे जितने भी आपके टॉप लेवल कंटेनर्स है ना इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आपका जावा फ्रेम आता है, डायलॉग बॉक्स आता है और आपका एप्लेट आता है। ठीक है, लेकिन कहता है हम जब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर लेते हैं ना तो ये जितने भी टॉप लेवल कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट हमने आपको बताया ना JFrame, डायलॉग, एप्लेट, कहता है इन तीनों में से हम कोई एक यूज़ करेंगे। तीनों एक ही वक्त में, तीनों या 2 आप यूज़ नहीं कर सकते, एक वक्त में कोई एक आप यूज़ करेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप तीनों में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें। ओके, उसको कहता है एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस कंटेनर। कहता है जनरल पर्पस जो कंटेनर्स हैं उनकी एग्जांपल क्या है? JPanel, टूल बार एंड स्क्रॉल पैन, ये जितने भी हैं ये तीनों किसकी एग्जांपल हैं? जनरल पर्पस कंटेनर। कहता है सो टेक अ टॉप लेवल कंटेनर एंड क्रिएट इट्स इंस्टेंस। कहता है सो हम जो है वो टॉप लेवल कंटेनर टेक करते हैं, हासिल करते हैं, एंड क्रिएट इट्स इंस्टेंस, और इसके डिफरेंट इंस्टेंस को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी JFrame क्रिएट कैसे करते हैं, यानी जावा फ्रेम्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसके लिए कहता है हम लिखते हैं JFrame क्लास, उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर इक्वल टू न्यू JFrame। तो ये इससे हमारा क्या होता है? एक नई जावा फ्रेम जो है क्लास क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी एवरी विंडो हैज़ 2 एरियाज। कहता है जितनी भी आपकी विंडोज़ है ना वो उनके पास 2 तरह के एरियाज होते हैं। कौन कौन से? एक सिस्टम एरिया, एक दूसरा कंपोनेंट एरिया। दोस्तों ये जितने भी है ना ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए ना इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे ये मैं आपको डिफरेंट 2 टाइप्स बता रहा हूँ, ये आपके MCQs भी आ सकते हैं, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लिहाजा अच्छे से जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना चीज़ें, इनको आप भी अपने हैंडआउट्स के ऊपर हाईलाइट कर लें, या फिर लास्ट पे जाकर मैं आपको ये पूरे हैंडआउट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह मिड टर्म का। ठीक है, ओके, बात करता है जी जितनी भी विंडोज़ हैं वो अपने पास 2 एरियाज कंटेन करती हैं। कौन कौन सी? एक सिस्टम एरिया, एक कंपोनेंट्स एरिया। अब सिस्टम एरिया कौन सा होता है? द प्रोग्रामर कैन नॉट ऐड रिमूव कंपोनेंट्स टू द सिस्टम एरिया, यानी कहता है जो सिस्टम एरिया होता है ना उसके अंदर जितने भी आपके प्रोग्रामर है ना वो कभी भी कोई चीज़ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कंपोनेंट्स एरिया। कहता है कंपोनेंट्स एरिया ऑफ्टन नोन एज क्लाइंट एरिया, यानी कंपोनेंट एरिया को हम कौन सा एरिया कहते हैं? क्लाइंट एरिया कहते हैं। समझ आ गई? चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद कहता है जब भी हमने कोई भी कंटेनर क्रिएट करना ना, यानी ये जो कंपोनेंट एरिया जब हमने हासिल करना है तो ये कंपोनेंट एरिया किसका होता है? ये होता है हमारे जावा फ्रेम का। तो उस जावा फ्रेम का दोस्तों हम ये कंपोनेंट एरिया कैसे हासिल करते हैं? उसके लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो कंटेनर क्लास के जरिए हमने कौन नाम का उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस कंटेनर क्लास के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? फ्रेम डॉट गेट कंटेन पैन, यानी हमने अपना कहा कि जो मेरा जावा फ्रेम है उस जावा फ्रेम के अंदर जो कंटेंट पैन है ना, कंटेंट पैन किसको कहते हैं दोस्तों? वो जो आपके फ्रेम के अंदर वो एरिया जहाँ पे हम चीज़ें ऐड करते हैं, जहाँ भी आपको चीज़ें नजर आती हैं। ये मान लो ये एक जैसे एरिया है, ये अंदर वाला एरिया बॉडी एरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ें अपनी ऐड करते हैं वो वाला जो एरिया है उसको हम कंटेंट पैन कहते हैं। उस कंटेंट पैन को हमने उठा के गेट करके किसको दे दिया? एक कंटेनर को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि कंटेनर को दोस्तों आप देंगे तो देन ही आप उस कंटेनर के अंदर नई नई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकेंगे। कहता है अप्लाई लेआउट टू कंपोनेंट्स एरिया। कहता है जो हमारा कंपोनेंट एरिया होता है उसके अंदर लेआउट जो है हम कब अप्लाई करेंगे? जब पहले तो हम सबसे पहले फ्रेम का ये कंटेंट पैन लेके ना कंटेनर को देंगे, फिर उस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? अपना लेआउट सेट करेंगे। अब लेआउट की डिफरेंट तरह की होती हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया फ्लो लेआउट होता है, मॉडर्न लेआउट्स के अंदर बहुत से टाइप्स हैं, बॉर्डर लेआउट होता है, ठीक है, लेबल लेआउट होता है, डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। तो उसके बाद फिर आप अपने कंटेनर के अंदर आप लेआउट सेट करेंगे। ठीक है, चलें, तो लेआउट कैसे सेट करते हैं? उसके 2 तरीके हैं। या तो आप अपने कंटेनर का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, ऑब्जेक्ट डॉट सेट लेआउट एक मेथड है जिसके आप जरिए आप लेआउट सेट करोगे। सेट लेआउट के अंदर दोस्तों आप न्यू
आगे अपने लेआउट का नाम बता दोगे, ठीक है, तो लेआउट सेट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप लेआउट बनाओ यानी क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उस ऑब्जेक्ट को आप अपने कंटेनर के अंदर सेट लेआउट के अंदर डाल के उस ऑब्जेक्ट को डाल दो, तो सिंपल आपका कंटेनर का लेआउट जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट्स, कहता है कोई भी कंपोनेंट्स क्रिएट एंड ऐड कैसे करते हैं हम। सबसे पहले कोई भी आप कंपोनेंट जो आपने ऐड करना है कंटेनर के अंदर, सबसे पहले तो उससे क्रिएट करें। जैसे आपने कोई बटन क्रिएट करना मान लो, तो आप बटन कैसे क्रिएट करते हो, आप लिखते हो जे बटन। जे बटन हमारे पास ना एक बिल्ट इन क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जे बटन का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू जे बटन। इससे क्या हुआ कि आपका एक जे बटन क्रिएट हो गया जिसका ऑब्जेक्ट क्या है बटन नाम से। अब आपने जब अपने कंटेनर में जे बटन को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल अपने कंटेनर का ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड यूज़ करोगे और उसके अंदर आप अपने इस ये जो कंपोनेंट आपने क्रिएट किया बटन नाम का, इस बटन नाम का ऑब्जेक्ट आप इसमें सिंपली ऐड मेथड में डाल दोगे, तो सिंपल आपका ये जो आपने बटन क्रिएट किया ये कहाँ ऐड हो जाएगा, आपके कंटेनर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देन उसके बाद अपने जो फ्रेम है उसका साइज सेट करना, उसकी विजिबिलिटी सेट करना, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप लिखोगे फ्रेम डॉट सेट साइज, जो क्या करेगा आपके फ्रेम का साइज सेट करेगा, जिसमें आप पहले जो है अपनी विड्थ बताओगे, फिर हाइट बताओगे आपकी फ्रेम की। उसके बाद फ्रेम डॉट सेट विजिबल, ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्रेम को विजिबल करता है। विजिबल का मतलब समझते हो ना, यानी शो करना कि नहीं करना। तो अगर दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है विजिबल होता है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है यानी हाइड कर दो, फ्रेम शो नहीं करना। लेकिन हमने अगर शो करना तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रेम डॉट सेट विजिबल और आप अंदर आप लिख दोगे ट्रू, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया भी है इन्होंने, ये देखें ये कह रहे हैं फ्रेम डॉट सेट विजिबल फॉल्स, कि ये बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स सेट होता है, जो कि जिसका मतलब होता है हमने फ्रेम शो नहीं करना। लेकिन जब आप जो शो करना है सो आप लिखोगे फ्रेम डॉट सेट विजिबल और अंदर लिख दोगे ट्रू। चलें, इन्होंने एक छोटी सी एक सिंपल GUI एप्लीकेशन बनाई है, छोटी सी, ये देखें, जिसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, जिसके अंदर एक बटन है। तो ये कैसे बनाते हैं, चलें अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये बना के दिखाता हूँ चीज़ें सारी प्रैक्टिकली, और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलें, बढ़िया हो गया। तो ये हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, हमें इनका कोड को फॉलो नहीं करना, हम अपने कोड के ज़रिए फटाफट से अब एक छोटी सी जावा इंटरफेस एप्लीकेशन बना लेते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप, 2 पैकेजेस इंपोर्ट करें। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टैटिक, सारी की सारी क्लासेस। उसके बाद इंपोर्ट करें इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग लाइब्रेरी यानी स्विंग पैकेज, और उसके अंदर सारी की सारी क्लासेस स्टैटिक, सारी की सारी क्लासेस, ठीक है। चलें, सबसे पहले आप मुझे क्या क्रिएट करना, सबसे पहले मुझे अपना फ्रेम क्रिएट करना। तो फ्रेम के लिए क्लास होती है जे फ्रेम के नाम से, जे फ्रेम GRFRAME फ्रेम, जे फ्रेम। और मैंने अपनी जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया माई फ्रेम के नाम से, माई फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। तो आपको पता है ना हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम उस क्लास का नाम बताते हैं, आगे उस अपने ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, आगे अपनी क्लास का नाम, आगे राउंड ब्रेसेस, ठीक है। चलें, ये आपका जे फ्रेम, F कैपिटल में आएगा, जे फ्रेम, ठीक है। चलें, ये आपकी बन गई दोस्तों, जे फ्रेम आपका बन गया। अब इस जे फ्रेम को जब भी हमने एक्सेस करना होगा तो हम किसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे, इस माई फ्रेम ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। चलें, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट सबसे पहले आपने जो है वो अपने इस फ्रेम को जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए बिल्ट इन मेथड लिखना है। तो आपने उसके लिए लिखना है दोस्तों, आप चाहते हो कि जो फ्रेम है ना, जब मेरा कंपाइलर यानी सारा कोड रीड कर ले और मेरा काम फिनिश हो जाए, उसके बाद ये जे फ्रेम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बिल्ट इन एक मेथड होता है। लेकिन उससे पहले आप अपने इस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बताओगे, तो आपने लिखा माई फ्रेम FRAME फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो दोस्तों ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जो क्या करता है बाय डायरेक्टली हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज कर देगा जब हमारा काम फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर आपने ना क्या लिखना होता है, इसके अंदर आपने लिखना होता है जे फ्रेम और आगे आपने लिखना डॉट और एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। चलें, ठीक है। यानी आप कह रहे हो कि जब मेरा काम सारा फिनिश हो जाए ना तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जे फ्रेम को जो है वो क्लोज कर देना, ठीक है। चलें, ये आपने इतना लिख लिया तो ठीक है, समझ आ गई। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, अंदर आपने लिखा जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। चलें, इतना कर लिया। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, अब आपने अपने फ्रेम के ऊपर टाइटल सेट करना। जैसे देखें ये नेट बीन्स के ऊपर ये आपको टाइटल नजर आ रहा है CS506 लेक्चर्स। इस तरह दोस्तों अगर आपने अपने जे फ्रेम के ऊपर यानी जावा फ्रेम के ऊपर कोई टाइटल सेट करना हो अपनी मर्जी से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे अपने फ्रेम का अपने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट माई फ्रेम, आगे लिखोगे डॉट और आगे आपके पास एक मेथड होता है सेट टाइटल के नाम से, सेट टाइटल। इसके अंदर दोस्तों आप अपना टाइटल सेट कर दो डबल कोट्स के अंदर। आप अब जो भी अपने टाइटल सेट करना है डबल कोट्स के अंदर लिख दो। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया माई फर्स्ट GUI प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने ये लिख दिया माई फर्स्ट GUI प्रोजेक्ट।
चलें जी, इस तरह हम अपने जे फ्रेम का जो है टाइटल सेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आपने कोई भी काम करना है तो आपने अपने इस जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना है, ठीक है। जैसे देखें हर जगह मैं माई फ्रेम डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, तो जितने भी आपने मेथड बिल्ट इन यूज़ करने हैं उनसे पहले आपने ऑब्जेक्ट का नाम, आगे डॉट, फिर आगे मेथड लगाना, ठीक है। अब मैंने अपने इस माई फ्रेम का जो है वो सेट करनी है, साइज सेट करना, तो वो कैसे करेंगे, माई फ्रेम डॉट सेट साइज। तो सेट साइज के अंदर पहले आप बताते हो अपनी विड्थ, तो मैंने कहा 250 विड्थ सेट कर दो, कॉमा 250 हाइट सेट कर दो मेरे फ्रेम की, ठीक है। ये फ्रेम की आपने साइज सेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, फ्रेम का साइज सेट करने के बाद उसके बाद और क्या क्या रहता है हमारा, एक मिनट ज़रा, साइज़ के बाद हाँ ठीक है, साइज़ के बाद दोस्तों मान लो कि आपने लोकेशन बतानी है। लोकेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, माई फ्रेम डॉट, इन्होंने यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई हुई जो मैं बता रहा हूँ एडवांस थोड़ी, ठीक है। ये देखें जैसे इन्होंने टाइटल नहीं बताया हुआ, इन्होंने और बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हुई, तो मैं माई फ्रेम डॉट सेट लोकेशन, मान लो लोकेशन आपने सेट करनी है, लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या होती है दोस्तों, लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने इस अपने फ्रेम को जो है वो टॉप से यानी एक्स एक्सिस से कितना हट के क्रिएट करना है और टॉप से कितना हट के क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप दोस्तों सबसे पहले बताओगे अपने एक्स एक्सिस की पोजीशन। मान लो मैंने कह दिया 100 मीन, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड से ना 100 पिक्सल, ये जो है ना वैल्यू का मतलब होता है पिक्सल के अंदर ये लेगा, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली कह रहा हूँ, कॉमा आगे मैंने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर 100, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल छोड़कर, फासला छोड़कर तुम इस फ्रेम को क्रिएट करोगे, और अगले 100 का मतलब ये है वाई एक्सिस मीन टॉप से। तो मैंने कहा टॉप से भी 100 पिक्सल का फासला छोड़ के फिर तुम इस फ्रेम को जो है वो क्रिएट करना। चलें इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना, अब आपने वो अपना कंटेंट पैन, जो इस माई फ्रेम के अंदर कंटेंट पैन होता है ना, उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करने के लिए पहले आप एक कंटेनर बनाओगे, कंटेनर क्लास, कंटेनर, और मैंने कंटेनर का नाम रख लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया सी इक्वल टू, आगे इस कंटेनर के अंदर अपने इस माई फ्रेम का आप जो है क्या लोगे, कंटेंट पैन लेके इस कंटेनर में रख दोगे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा माई फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन, तो ये नहीं, ये मैंने लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे फ्रेम का जो है कंटेंट पैन जो है वो गेट होकर कहाँ आ जाएगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। अब जो भी मैंने चीज़ इस गेट पैन में ऐड करनी होगी ना, तो सिंपल मैं इस पूरी इतनी लंबी चीज़ नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट अब सी का रेफरेंस लूँगा। तो सी बेसिकली क्या है, सी बेसिकली मेरा वो कंटेनर का नाम है जिसके अंदर ये मेरा पूरे का पूरा फ्रेम का कंटेंट पैन पड़ा हुआ है, ठीक है। चलें बढ़िया हो गया। अब देखें नेक्स्ट जनाब, अब आपने क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या ऐड करना है, एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है और एक बटन ऐड करना है। तो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं जावा के अंदर यानी GUI के अंदर, सिंपली दोस्तों उसके लिए होता है जे टेक्स्ट FIELD फील्ड। तो अपनी क्लासेस का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, तो जे टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आपने लिख दिया इसका कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने कहा TX इक्वल टू, यानी हो TF लिख लेते हैं, TF टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू जावा टेक्स्ट फील्ड। चलें जी ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट फील्ड आपकी क्रिएट होगी। अब इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर दोस्तों आप चाहते हो पहले से ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब जैसे आपने देखा होगा वो एक टेक्स्ट फील्ड यानी एक बॉक्स होता है कुछ इनपुट देने के लिए, और उसके अंदर लिखा होता है एंटर योर नेम। वो हम कैसे लिखते हैं, उसके सिंपल दोस्तों ये अपनी टेक्स्ट फील्ड के राउंड बेसिकली डबल कोट्स में आप लिखो एंटर योर नेम। तो ये लें जी, आपने ये लिख दिया एंटर योर नेम। तो इस तरह हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर अपने मर्जी का एक मैसेज दे दिया। उसके बाद आप तो उसके नीचे एक बटन आए, तो बटन के लिए आपने लिख दिया JBUTTON बटन, जावा बटन, और आपने लिखा बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू JBUTTON बटन। ओके, अब इस बटन के अंदर आप चाहते हो इस बटन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, सॉरी एन नहीं बटन, उसके लिए भी आप डबल क्वेश्चन लिखोगे। लेट्स से आपने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ठीक है। अब आपने ये जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया और ये बटन क्रिएट किया, इसको आपने इस अपने कंटेनर में ऐड करना है। तो कंटेनर में ऐड करने के लिए आपको भी पता ना, सिंपल अपने कंटेनर का ये ऑब्जेक्ट बोलोगे आप। तो आपने कहा सी, आगे कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है ऐड का, तो डॉट ऐड। तो ऐड के अंदर मैंने लिख दिया जनाब अपने इस टेक्स्ट फील्ड का ये ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया TF। तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो मेरी इस फ्रेम के अंदर ऐड हो गया। उसके बाद इस तरह मैंने ये बटन भी ऐड करना, तो मैंने लिखा C डॉट ऐड, और उसके अंदर मैंने लिख दिया B, यानी अपने बटन का ये जो जावा बटन है इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया B, ठीक है। वो भी ऐड हो गया। चलें जी बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका जावा फ्रेम है इसको विजिबल करने के लिए यानी शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल क्या, ट्रू TRUE ट्रू,
चलें जी, ठीक हो गया। तो ये आपने लिखा तो अब आपका फ्रेम जो है वो विजिबल भी होगा। सो इतना कर दिया आपने, चलें बढ़िया हो गया। अब दोस्तों मैं इसको कंपाइल करके एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, बूम, आपके सामने आपका एक GUI जो है वो क्रिएट होके आ गया है। सो लेकिन इसके अंदर ये दोस्तों ये बटन बहुत बड़ा है। सो इसको हम बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बटन बहुत बड़ा हो रहा है। सो सेट साइज, सेट लोकेशन, सेट साइज और बटन, ओके। चलें यहाँ पे हेल्प लेते हैं थोड़ी। सेट साइज 150 ट्रू एंड BF 10 एंड अप्लाई क्रिएट कंपोनेंट्स, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लिक है जे बटन BUTTON बटन डॉट ऐड। अच्छा, सेट लोकेशन 100 150 टू सेट साइज माई फ्रेम माई फर्स्ट GUI कंपोनेंट्स। अच्छा जी, मान लो अभी मैं इस जावा कंपोनेंट्स को हाइड कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मान लो, ठीक है। और अब देखते हैं क्या आता है वाला। कंपाइल करते हैं दोबारा से और यहाँ पे देखें दोस्तों ये बहुत बड़ा दिखा रहा है हमारा फील्ड, ठीक है। इनका साइज़ कैसे सेट करेंगे हम, तो उसके लिए देखो दोस्तों, इसका भी इनका भी हम साइज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बोला, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। उसके लिए ना आपने सिंपली लिखना है इनका साइज़ का सेट करते हैं। उसके लिए देखिए मेरी बात सुने, आपने अपने इस TF का यानी टेक्स्ट फील्ड का साइज़ सेट करना है। तो उसके लिए आप लिखोगे TF डॉट सेट साइज, सॉरी डॉट सेट साइज। तो विड्थ एंड हाइट सेट कर दो। मान लो आपने कहा 100 पिक्सल्स विड्थ हो और 100 पिक्सल हाइट हो जाए, या 100 पिक्सल नहीं हाइट, 20 पिक्सल बहुत है, 20 पिक्सल हाइट और 100 पिक्सल साइज़ हो गया। इस तरह आप अपने बटन का साइज़ एंड विड्थ सेट करना चाहते हो। तो आपने कहा B डॉट सेट साइज़, ठीक है। और सेट साइज़ के अंदर मान लो आपने क्या दिया, मेरे बटन का साइज़ जो है वो कितना सेट कर देना, मान लो आपने क्या दिया 75 पिक्सल विड्थ और हाइट जो है वो इसकी 30 पिक्सल सेट कर देना, 30 पिक्सल, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको कैसे नज़र आता है। कंपाइल करता हूँ दोबारा से और ये देखें दोस्तों आपके सामने ये जो है, एक मिनट, इतना बड़ा क्यों आ रहा है। सो इसको देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों हमारी जो मिस्टेक थी ना वो ये थी कि हमने लेआउट तो सेट ही नहीं किया, जो मेन चीज़ थी। क्योंकि जब तक आप लेआउट सेट नहीं ना करते तब तक आपकी कोई भी चीज़ जो है सेटअप सही तरीके से नहीं होती। तो हमने यहाँ पे देखे कोड सारा 100% ठीक लिखा हुआ था, लेकिन हमारी गलती वाला क्या थी, हमारा वो क्यों इतने बटन बड़े बड़े आ रहे थे और ये सारा कुछ हमने लेआउट सेट नहीं किया। तो लेआउट कैसे सेट करना है, ये जहाँ पे आपने कंटेनर क्रिएट किया ना अपना, इस कंटेनर के अंदर आपने नीचे आके अपना लेआउट सेट कर देना इस कंटेनर के जरिए। तो आपने कहा C डॉट सेट लेआउट और इस लेआउट के अंदर आपने अपना लेआउट क्रिएट कर दिया। तो आपने कहा न्यू फ्लो लेआउट, तो फ्लो टाइप का आप लेआउट क्रिएट करना चाहते हो तो फ्लो लेआउट। चलें जी बढ़िया हो गया। तो ये लेआउट सेट कर दिया आपने, फ्लो लेआउट, एक मिनट, लेआउट, एक मिनट, लेआउट, ठीक है। अब सही हो गया, फ्लो लेआउट, ठीक है। लेआउट की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा था मैं। अब कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें बूम गाइस, अब देखें बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये आपका इनपुट फील्ड और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये इनपुट फील्ड ये टेक्स्ट बॉक्स, समझ आ गई। तो इस तरह दोस्तों हम अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए वो क्रिएट कर सकते हैं कोई भी अपनी ये। और यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है माई फर्स्ट GUI प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो मान लिया आप 500 साइज़ कर देते हैं इसका, यानी विड्थ एंड हाइट, और यहाँ पे 500 कर देते हैं साइज़ इसका। आप देखिएगा ज़रा दोबारा से कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। और ये देखें ये कितना बड़ा साइज़ हो गया, 500 विड्थ एंड 500 उसकी जो है हाइट सेट हो गई। और ये आपका टेक्स्ट फील्ड एंड बटन, इनके आप साइज़ एंड इसका भी साइज़ टेक्स्ट फील्ड का और बटन का भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप साइज़ सेट करते हैं। उसके लिए सेट साइज़ का मेथड यूज़ करेंगे, TF डॉट सेट साइज़ और B डॉट सेट साइज़, और उसके अंदर विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।